तो आज की मेजर न्यूज स्टार्ट्स विद द काजीरंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया है कल। क्या है इसकी डिटेल्स, इसको डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट, इराक में फाइनली कंप्लीट विड्रॉल ऑफ यूएस लेड कोलिशन, इराक की गवर्नमेंट और यूएस की गवर्नमेंट में होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड सीरिया ने अनाउंस कर दिया है सीज फायर विद द एसडीएफ, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो करंट अफेयर्स आज 19 जनवरी 2024 के बारे में हम जानेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। टू बिगिन विद, सबसे पहले आपकी न्यूज है माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियन फ्रॉम कवरती एस्टैब्लिश्ड एज न्यू जीनस एंड स्पीशीज। तो अब इसकी अगर आप बात करें यहाँ पर डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी पुरानी नहीं है, ठीक है। तो क्रस्टेशियन जो है वो कवरती के लगून और लक्षद्वीप आइलैंड्स के अंदर यहाँ पर पाया गया था। तो अब इसको एक नए जीनस और नई स्पीशीज के अंदर रखा गया। अब ओरिजिनली इसको जब आप कह सकते हो कि डिस्कवर किया गया था, तो इसको क्रस्टेशियन को लियोफोंडाइटे विद कोपीपेडा क्लास के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि क्रस्टेशियंस के अंदर स्पेसिफिकली अंडर दिस फॉलोइंग यू कैन से दो पैरामीटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसको ऑलरेडी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। बट अब इसको इंडिया फोंटे बिजोई के नाम से यहाँ पर इसका नया जीनस निकाल दिया गया है। तो क्रस्टेशियन स्पीशीज ही, बट जीनस एक नया नाम इसको दे दिया गया है। जीनस के अंदर इसको स्पेसिफिकली नया नाम दिया गया है। जेनेरिक नेम अगर हम इसको देखें या इंडियन नेम जिसके अकॉर्डिंगली हम जानते हैं, एक तो साइंटिफिक नेम हो गया, दैट इज हमारे पास इंडिया फोंटे बिजोई, ठीक है। अगर इसका अगर हम दूसरा नाम देखें तो इसको इंडिया फोंटे के नाम से भी जाना जाएगा। एंड स्पीशीज का नाम यहाँ पर बिजोई के नाम पर रखा गया है, ठीक है, क्योंकि अब इनके जो फाउंडर है कह सकते हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, बिजोई नंदन थे, जो कि एक डीन फैकल्टी ऑफ मरीन साइंसेज के अंडर यहाँ पर काम कर रहे थे। सो अब बेसिकली आइडिया क्या है इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है कि सेमी सिलेंड्रिकल है और इतने छोटे हैं कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। डिप्रेस्ड बॉडीज है, वाइडर इन द मिडल है, एंड थोड़ा सा आप देखोगे कि लोअर साइड पे थोड़ा सा टेपर्ड एंड है इनका, ठीक है, एंड टेपरिंग टुवर्ड्स द पोस्टीरियर। एंटीना है इनके, अपेंडेजेस हैं एट द फ्रंट। तो फीमेल स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी होती है इन लेंथ एज कंपेयर टू द मेल्स, ठीक है। बॉडी लेंथ रेंजिंग फ्रॉम 518 टू 772 माइक्रोमीटर्स इनकी आप कह सकते हो लेंथ होती है। तो डायफोंटे बिजोई जो है एसेंशियली मियोफोना के अंदर है। मतलब मियोफोना स्पेसिफिकली क्या है, कौन सी कैटेगरी है, ऐसे टाइनी इनवर्टिब्रे एनिमल्स जो कि 1 मिलीमीटर इन साइज से भी कम होते हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं जो कि सेडिमेंट्स इन एक्वेटिक एनवायरमेंट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंडिया के अंदर उन्होंने बताया कि 350 स्पीशीज अक्रॉस 77 जॉनर्स डिस्कस किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, जो लियोफोंडाइटे के अंडर यहाँ पर फॉल करते हैं। एंड मोस्ट डाइवर्स विद इन द ऑर्डर अगर हम देखें तो वो हार्पाटिका कोएडा है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा आपके लिए इंफॉर्मेशन है। माइक्रोस्कोपिक साइज के अंडर यहाँ पर बहुत एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर देखी गई है। मरीन एंड फ्रेश वाटर के अंदर क्रस्टेशियंस इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो अब इसका नया नाम यहाँ पर रख दिया गया है, क्योंकि अब उसके पीछे का रीजन भी यहाँ पर दिया गया है कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन है ये मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के। मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स क्या है कि विद द चेंज इन द पैटर्न्स ऑफ क्लाइमेट, विद द चेंज ऑफ यू कैन से द वाटर क्वालिटी ऑल्सो, उसके अकॉर्डिंगली अपने मॉर्फोलॉजिकल यानी कि फिजिकल शेप को चेंज कर सकते हैं। एंड मेजरली ये किसी भी प्रीवियसली रिकॉर्डेड जीनस विद इन द लाफोंडेंटे फैमिली के अंदर नहीं देखा गया। इसी वजह से इनको अलग से एक स्पीशीज एंड स्पेसिफिकली जीनस का नाम यहां पर दिया गया है। तो मरीन एंड एक्वाटिक ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो वाटर या लगून्स की प्योरिटी से रिलेटेड इनका काम यहाँ पर बहुत ज्यादा है, मेजर रोल उसके अंदर प्ले करते हैं वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। इसी वजह से इनको एक स्पेसिफिक रोल भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो यूनिक मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स इनके अंदर हैं, तो इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रस्टेशियंस, ठीक है। द वर्ड क्रस्टेशियन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंड मीन्स क्रस्टेड वंस। Second, the endoskeletons are divided into parts with soft joints in between which allows them to move around. Which of the statements above is or are correct? So the correct answer is option number A, only one, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्रुस्टेशियंस की, इसका मतलब क्या है, ये लैटिन वर्ड से आया, मतलब क्रस्टेड वंस। क्रस्टेड वंस मतलब कि इनके टॉप पे क्रस्ट होती हैं, ठीक है, क्रस्ट होती हैं। अब क्रस्टेशियंस को जो हम स्पेसिफिकली देखते हैं तो वो एक्सोस्केलेटन्स होते हैं, एंडोस्केलेटन्स नहीं होते। एक्सोस्केलेटन्स का मतलब ये होता है कि उनका आप कह सकते हो कि जैसे हम बात कर रहे हैं, हम एंडोस्केलेटन्स हैं, मतलब कि हमारे स्केलेटन के ऊपर यानी कि ढांचा है हमारी बॉडी का, है ना, बॉडी का ढांचा, उसके ऊपर आप कह सकते हो कि हमारा बॉडी का मास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मास एग्जिस्ट करता है, मसल्स एग्जिस्ट करती हैं, कैपिलरीज एग्जिस्ट करती हैं, मतलब हमारा स्ट्रक्चर इन बिटवीन है। एंड उसके बाहर हमारी जो बॉडी है उसकी स्किन एंड एवरीथिंग, द ऑर्गन्स, दे आर एग्जिस्टिंग, है ना। बट हम एंडोस्केलेटन्स इसको बोलते
होते हैं। एक्सोस्केलेटन्स आर कि जिनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, मेजर ढांचा है जिसको हम बोलते हैं या स्केलेटन है, वो आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। एंड जो जॉइंट्स है वो इंटीरियरली कहीं पे आप देखोगे वो अब सिक्योर्ड होते हैं, तो जिस वजह से मूवमेंट यहाँ पर हो पाती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एंडोस्केलेटन वर्ड की वजह से, जिसकी मतलब यही है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि एंडोस्केलेटन्स नहीं है, एक्सोस्केलेटन्स हमारे पास क्रिस्टेशियंस होते हैं। तो क्रिस्टेशियन जो है लैटिन वर्ड से आता है क्रेस्टेड वंस। क्रिस्टेशियंस जो है कैसे एनिमल्स है विच वेयर द स्केलेटन्स ऑन आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड नॉट इनसाइड, इस वजह से इसको एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। एक्सोस्केलेटन्स जो है इनटू पार्ट्स विद सॉफ्ट एंड आप कह सकते हो हार्ड जॉइंट्स होते हैं विच अलाउज देम टू मूव अराउंड। तो सिंपल से ये आपका आंसर था। देन स्टालिन फ्लैग्स इंटरफेरेंस इन द साहित्य अकेडमी बाय सेंटर इंस्टीट्यूट्स न्यू लिटरेरी अवार्ड। तो नए, अब आप कह सकते हो साहित्य अकेडमी अवार्ड से हमने ये डिस्कस किया था कि अब अनाउंस होने ही वाले थे जो आप कह सकते हो अवार्ड्स, उसके जस्ट बिकॉज 10 या 15 मिनट पहले अवार्ड्स के अनाउंसमेंट से ऑलरेडी लिस्ट तैयार थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो बीच में इंटरफेयर करती है, उन्होंने रिजर्व कर लिया इसको इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए। तो इस साल साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो अनाउंस नहीं हुए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो साउथ इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली जहाँ पे अभी भी लिटरेचर को इतना ज्यादा यहाँ पर रोल प्ले करते हैं या इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस लिटरेचर की बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से जो एम.के. स्टालिन है उन्होंने बोला कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, बंगाली और मराठी के अंदर स्पेसिफिकली एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी कर दी है, हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है एक नए तरह का अवार्ड जिसका क्या नाम है, सेमोजी लिटरेरी अवार्ड, जो हर साल दिया जाएगा, जो कि कैश प्राइस इक्विवेलेंट टू 5 लाख रुपीस फॉर ईच लैंग्वेज यहाँ पर घोषित किया जाएगा। कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, तो ये इंटरफेरेंस जो है हम यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि साहित्य अकादमी अवार्ड के अंदर क्योंकि वो इन कंप्लायंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पर चलता है, तो उनका से भी यहाँ पर होना जरूरी है। तो उन्होंने यही बोला था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कि हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं, बट वो इंडेफिनिट टाइम के लिए यहाँ पर रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। तो इसलिए ओइंग टू द इंटरफेरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द इवेंट टू अनाउंस द साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2025 वाज कैंसल्ड अ फ्यू डेज अगो आफ्टर द लिस्ट वाज फाइनलाइज्ड। तो इसी वजह से 7 अलग से जो इंडियन लैंग्वेजेस जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं उनके लिए स्पेसिफिक अलग से अवार्ड दिया जाएगा। तो स्पेसिफिकली उन्होंने अब कौन सी ट्रांसलेशन ऑफ हार्ट लैम्प इनटू इंग्लिश किसने किया था ये, ठीक है, मुश्ताक, बानू मुश्ताक जी ने ये जो ट्रांसलेशन किया। उसके बाद आप कह सकते हो कि ट्रांसलेशन की वजह से जो बुक है वो बहुत ज़्यादा फेमस होगी, क्योंकि न्यूज़ के अंदर जो बानू मुश्ताक है एंड हार्ट लैम्प है ये दूसरी या तीसरी बार हम विद इन अ वीक ही डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर बताया कि कितनी ज़्यादा हमारा कल्चर या इवन की बुक्स या रिलेटेड ट्रांसलेशन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि इस तरीके से अवार्ड्स का कैंसिल हो जाना मेजर इंटरफेरेंस है एंड उनको अनाउंस भी ना करना सरकार के द्वारा, वो इन्हीं टैलेंटेड लोगों के काम के ऊपर रोक लगाती है, ठीक है। तो लैंग्वेज इज नथिंग, या लैंग्वेज एक तरह की ऐसी वॉल नहीं है जो लोगों को सेपरेट करती है, बट ये ब्रिज करती है उस गैप को जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे कल्चर के साथ या जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं वाया ट्रांसलेशन एक दूसरे के साथ यहां पर कनेक्ट कर सके। तो इसलिए उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया जो स्कूल के एजुकेशन मिनिस्टर एंड रिगार्डिंग दैट, वो हमारे यहाँ पर जो स्कोप है या इवन की हमारी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा नया अवार्ड है, साल में एक बार दिया जाएगा, 5 लाख पर लैंग्वेज ये कैश प्राइज दिया जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने बानू मुश्ताक को थैंक यू किया है कि ट्रांसलेट किया उन्होंने हार्ट लैम्प को इनटू इंग्लिश, जिस वजह से वो वर्ल्ड वाइड आप देखोगे कि वो फेमस भी हो चुकी है बुक। देन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि जून 2025 के अंदर अनाउंस हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट कह रही है युवा पुरस्कार वाज अनाउंस्ड इन 23 इंडियन लैंग्वेजेस। सेकंड, देयर इज नो युवा पुरस्कार इन डोगरी दिस ईयर, ठीक है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अवार्ड विद रिस्पेक्ट टू जून 2025 एडिशन की यहाँ पर बात की जा रही है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ए इज ओनली 2, बी नाइदर 1 नॉर 2, सी बोथ 1 and 2, डी ओनली 1। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? और ये न्यूज जितना मेरे को याद है हमने डिस्कस भी की थी, ठीक है। तो एक तरह से ये रिवीजन की तरह ही आप लगा लीजिए कि क्वेश्चन आपका है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है अवार्ड में 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। 24 लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो जून 2025 की बात की जाए तो इस बार 23 लैंग्वेजेस में दिया गया है। एंड क्योंकि डोगरी के लिए कोई युवा पुरस्कार का अवार्ड इस बार नहीं था, एंड युवा पुरस्कार से आपको ये पता लग रहा होगा कि 23 यंग राइटर्स को अब यहाँ पर इस साल सरकार ने नवाजा है अप टू द एज ऑफ, अगर आप देखो कि 25 से पहले 25 ईयर्स से पहले या मेजरली अगर आप देखो 18 ईयर्स, ज़्यादातर उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है एज पर द सिलेक्शन प्रोसेस। 18 ईयर्स से पहले या 25 ईयर्स, इन दोनों के बीच के जितने भी आप कह सकते हो कि यंग ऑथर्स हैं इनको रिकॉग्नाइज करती है यहाँ पर गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इसी के अकॉर्डिंगली 2025 के अंदर बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Then PM unveils 6957 करोड़ एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन काजीरंगा। काजीरंगा असम के अंदर है। अब यहाँ पर काजीरंगा के अंदर आप देखोगे कि
डेवलपमेंट तो हैज़ टू गो इन हैंड इन हैंड विद द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ऑल्सो, है ना। तो डेवलपमेंट को यहाँ पर रखने के लिए उन्होंने क्या किया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में के थ्रू ही आप कह सकते हो एक रोड जाएगी, बट एक एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। जिससे क्या होगा, एलिवेटेड कॉरिडोर मतलब अभी आपका पार्क है, नेशनल पार्क है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसके ऊपर से ही एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है उसको बनाया जाएगा, डेवलपमेंट की जाएगी ताकि बेटर रोड की कनेक्टिविटी भी हो सके, प्लस इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में स्पेसिफिकली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अब मिटिगेट किया जा सके। प्लस सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि डेवलपमेंट भी हो रही है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ भी। तो यहाँ पर बिहार असेंबली इलेक्शन के बारे में उन्होंने बोला, मुंबई सिविक पोल्स के बारे में उन्होंने बोला, एंड इवन के उन्होंने बोला कि इवन के साउथ इंडिया के अंदर भी अगर आप देखो कि अब जो लोग हैं वो बीजेपी के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बट हमारा वो फंडा नहीं है इस टाइम पे। उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया फॉर 6,957 करोड़ का काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर एंड वर्चुअली फ्लैग किया इसको, किसको, 2 ऐसी अमृत भारत ट्रेन को जो कि अब असम के कालिया बोर रीजन के अंदर से यहाँ पर होकर जाएगी। ठीक है, तो अब असम के अंदर इलेक्शंस यहाँ पर होने हैं, तो यहाँ पर यही माना जा रहा है कि इलेक्शन के लिए स्पेसिफिकली इसको अनाउंस किया गया है। तो 86 किलोमीटर का काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, 4 लेन नेशनल हाईवे होगा प्रोजेक्ट, जिसमें 35 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड होगा पासिंग थ्रू द नेशनल पार्क ऑफ काजीरंगा। एंड ये एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है वो इंश्योर करेगा कि अनइंटरप्टेड मूवमेंट हो सके एनिमल्स की एंड रिड्यूस किया जा सके ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को। रोड सेफ्टी है, रिड्यूस ट्रैवल टाइम होगा, एक्सीडेंट रेट्स जो है वो भी कम होंगे इसके अंदर। एंड यहाँ पर मोदी जी ने ये बात बोली कि हम स्टॉप करेंगे राइनोसोरस की जो पोचिंग होती है काजीरंगा के अंदर, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए स्पेसिफिकली फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो उन्हीं के लिए उनके जो आप कह सकते हो हॉर्न की वजह से उनकी पोचिंग भी होती है, स्किन की वजह से लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, तो वो पोचिंग को भी यहाँ पर रोका जाएगा क्योंकि काजीरंगा जो है एक सोल ऑफ असम है, प्राइसलेस जूल है ऑफ द कंट्री स्पेसिफिकली। बस उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। पहली चीज है, इट इज सिचुएटेड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। सेकेंड, the park features beels, which is a major attraction of the park. Which of the statements above are correct? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है कि काजीरंगा जो है यूनिक सिस्टम है यहाँ पर एनुअल फ्लडिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से जो बेसिकली फॉर्म हुआ है। तो टॉल एलिफेंट ग्रासेस भी आपको देखने को मिलेंगी, सेमी एवरग्रीन डेसिडस फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, मार्शेस भी देखने को मिलेंगे, न्यूमरस वाटर बॉडीज भी देखने को मिलेंगी। एंड इन्हीं छोटी छोटी वाटर बॉडीज को हम बील्स बोलते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर स्पेसिफिकली, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना। एंड क्यों काजीरंगा इतना इंपॉर्टेंट है कि बिग 5 यानी कि वन हॉर्न राइनोसोरस, बंगाल टाइगर्स, एशियाटिक एलिफेंट्स, वाइल्ड आप कह सकते हो वाटर बफलो एंड ईस्टर्न स्वॉर्म डियर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये बिग 5 की कंजर्वेशन के लिए जो कि एक ही जगह पे पाए जा रहे हैं, सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाती जा रही है एंड डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर सरकार कुछ ना कुछ करती जा रही है। इसलिए पोचिंग के लिए भी सरकार अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा विजिलेंट होकर काम कर रही है। देन ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट ओवर ग्रीनलैंड में इंपेरिल यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील। अभी यूरोपियन यूनियन की जो है ट्रेड डील यूएस के साथ चल रही है। अब ग्रीनलैंड को लेकर यहाँ पर ट्रंप की स्टेटमेंट जो है लेटेस्ट वो यही आई थी कि जो भी अब ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने से आप कह सकते हो यूएसए को रोकेगा, उसके ऊपर 25% एडिशनल यहाँ पर टैरिफ यूएसए लगाएगा, बीट उसकी एलाई नेशन है, बीट उसकी आप कह सकते हो दुश्मन वाली नेशन है ना। तो अभी ये प्रॉब्लम जो है किसके लिए मेजरली क्रिएट होने वाली है, साइप्रस जो कि रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन काउंसिल को फिलहाल लीड कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि अब डील जो है यूरोपियन यूनियन की यूएस के साथ भी होनी है, तो अब वो चाहते भी हैं कि ग्रीनलैंड को यहाँ पर बचाया जा सके। तो अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन स्टैंड्स इन फुल सॉलिडारिटी विद डेनमार्क एंड द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। यूरोपियन यूनियन के जो स्टेटमेंट है उनकी तरफ से यही आई है। तो अब ये डायलॉग जो है वो एसेंशियल है बिटवीन यूरोपियन यूनियन एज वेल एज यूएसए कि बिल्डिंग द प्रोसेस ऑफ द लेगेसी हैज ऑलरेडी बिगन, कि लास्ट वीक जो है किंगडम ऑफ डेनमार्क एंड यूएस के बीच में आपस में ये बात भी हुई, डिस्कस भी हुई। लास्ट वीक हमने ये भी देखा कि मामला ठंडा करने के लिए यूएस की डेलीगेशन भी वहां पर गई, बट उसके बाद ट्रंप ने 25% टैरिफ की यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी। तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स एंड फिनलैंड जो है वो 10% टैरिफ्स ऑन ऑल गुड्स सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो इनकी ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली भी, प्लस उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट भी दिया है डेनमार्क को, तो इसी वजह से। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब तो ये चल रहा है कि देखो कि 10% टैरिफ जो है, अब ये सारी नेशंस हैं, सेट ऑफ यूरोपियन यूनियन के जितने भी नेशंस मैंने आपको नाम दिया, 10% टैरिफ जो है इनको यूएसए में सामान भेजने के लिए लगेगा। यूएसए ऑन द अदर हैंड वांट्स कि उनको यहाँ पर 0% टैरिफ लगे इन्हीं नेशंस के लिए। ठीक है, तो ये 0% टैरिफ जो है उसके अगेंस्ट अब यहाँ पर बात चलेगी। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन चाहेगा कि ये 25% एडिशनल ना लगे और ये 10% जो है इसको रिड्यूस किया जा सके। एंड
यूएसए ऑन द अदर हैंड वांट्स कि ये 0% है वो 0% ही रहे, बट यूरोपियन यूनियन जो चाहेगा ये 0% को कुछ तो नंबर पे लेकर आया जा सके। तो वो ट्रेड टॉक्स किस बेसिस पे होंगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है नहीं होता है, वो भी एक मेजर इंपैक्ट यहाँ पर इस डील पर डालेगा कि ग्रीनलैंड से रिलेटेड अभी क्या मुद्दा चल रहा है, या ग्रीनलैंड आप कह सकते हो, ग्रीनलैंड का मुद्दा जो है वो इसी ट्रेड डील के ऊपर एक ग्रेटर इंपैक्ट डालने वाला है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, मुझे भी कंफ्यूजन लगी थी बट क्लैरिटी मुझे मिल गई, तो मुझे लगा आपको भी क्वेश्चन के थ्रू समझा देना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल इज इलेक्टेड फॉर अ 2.5 year term. Second, member states holding the presidency works together closely in groups of threes called trio under the Lisbon Treaty in 2009. Which of the statements above is or are correct? सो अब आप ये देखोगे कि पहली बात मैं बात कर रही हूँ आपको कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन या यूरोपियन काउंसिल की जब हम बात कर रहे हैं कि मैं बोल रही हूँ कि 2.5 year टर्म के लिए है वो। सेकंड स्टेट में कह रही हूँ कि जो मेंबर स्टेट्स ऑफ प्रेसिडेंसी को जो होल्ड कर रहे हैं वो 3 के ग्रुप्स में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में जनरली बनती नहीं है। तो डिस्कस करते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हमारे पास 2 तरह के यहाँ पर पोस्ट जॉब पोजिशन है। पहली तो है हमारे पास प्रेसिडेंट की। अब प्रेसिडेंट जो है वो यूरोपियन काउंसिल के वो 2.5 year के टर्म्स के लिए एक टाइम पे ही इलेक्ट होते हैं। अब ये जो टर्म होती है ये रिन्यूएबल वंस होती है, मतलब एक व्यक्ति जो है वो, अब प्रेसिडेंट तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन ही बन सकता है ना, तो ये पर्सन जो है 2.5 years के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल रहते हैं। ठीक है, अब ये वंस जो है री इलेक्ट हो सकते हैं, मतलब टोटल ऑफ 5 years की टर्म वो ले सकते हैं। अब आती है हमारे पास प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी इज आप ये प्रेसिडेंट कह सकते हो कि ये एक पोस्ट है। प्रेसिडेंसी की जब हम बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंसी इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनिस्टीरियल वर्क ऑफ द यूरोपियन काउंसिल या यूरोपियन यूनियन एज अ होल। ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंसी है ये हर 3 नेशंस के अंदर डिवाइडेड होती है। तो यहां पर एक व्यक्ति है, यहां पर 3 नेशंस हैं। अब पहले क्या हुआ करता था 2009 में जो लिस्बन की ट्रीटी हुई है उससे पहले, कि जो 3 नेशंस है ना, इनमें से जो एक नेशन है उन्हीं के ये जो प्रेसिडेंट है वो, उनको ये आप कह सकते हो जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, ठीक है, वही उनमें से एक को यहाँ पर चेयर करते थे। ठीक है, 3 नेशंस में से एक नेशन उन्हीं का होता था। बट अब सिंस जो रोटेशन है हर 6 महीने में वो पॉसिबल नहीं हो पाती थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यू कैन से द प्रेसिडेंट और अ पर्टिकुलर नेशन, तो उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी। सपोज कीजिए कि यूरोपियन काउंसिल में स्पेसिफिकली आप यहाँ पर जर्मनी की बात कर रहे हो कि जर्मनी के हैं करंटली जो प्रेसिडेंट है। अब जर्मनी को आइडियली हर 6 महीने बाद अपनी प्रेसिडेंसी को रोटेट तो करना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियस ही बात है। तो 18 महीने की प्रेसिडेंसी, उसके बाद नेक्स्ट 3 कंट्रीज के पास ही जाएगी अकॉर्डिंगली, है ना ये प्रेसिडेंसी। तो अब जर्मनी के अगर प्रेसिडेंट बैठ चुके हैं तो वो तो 2.5 साल तक हिलेंगे ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉर्ट करने के लिए क्या कहा, ट्रीटी ऑफ लिस्बन होती है इन द ईयर ऑफ 2009। उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट जो है सोलली वो व्यक्ति होंगे यूरोपियन काउंसिल को जो इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पर यूरोपियन काउंसिल को क्या करेंगे, वो एक तरह से उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएंगे। वेयर एज जो प्रेसिडेंसी है वो सोलली मिनिस्टीरियल काम संभालेगी और वो 3 नेशंस रोटेशनल बेसिस पे 6-6 महीने की प्रेसिडेंसी संभालेंगे। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। बट अब जो प्रेसिडेंसी है उनको रिपोर्ट करना पड़ता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। तो ये दोनों के बीच का यहाँ पर डिफरेंस है, तो इसमें ध्यान रखना। ठीक है, कि जो प्रेसिडेंसी है काउंसिल की वो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है। 3 प्रेसिडेंसीज जो है वो एक साथ काम करती है जिनको ट्रायोस बोला जाता है। लिस्बन ट्रीटी ऑफ 2009 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। वेयरएज अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो परमानेंट व्यक्ति है जो 2.5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। रिन्यूएबल अगर आप उनकी टर्म देखो वंस होती है, तो 5 साल के लिए एक व्यक्ति यहाँ पर रह सकते हैं। एंड वो एक इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन काउंसिल या यूरोपियन यूनियन होते हैं एट द वर्ल्ड लेवल। ये दोनों के बीच का एक छोटा सा बट एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो करंटली अगर आप देखो पोलैंड, डेनमार्क और साइप्रस के अंडर ये रोटेटिंग ट्रायो चल रहा है, बट साइप्रस के पास फिलहाल आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंसी है, यानी कि मिनिस्ट्रियल काम फिलहाल साइप्रस ही संभाल रहा है अलॉन्ग विद अदर 2 नेशंस दैट इज पोलैंड एंड डेनमार्क। तो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन इराक अनाउंसेस कंप्लीट विड्रॉल ऑफ यूएस लेड कोलिशन फ्रॉम इट्स टेरिटरी। तो अब आपको ये पता होगा कि आईसिस का जो मुद्दा है या इवन की कैलिफेट को यहाँ पर इतना ज़्यादा रजिस्टर करने के लिए, बनाने के लिए वापस से, है ना, अलग अलग लेवल पे, क्योंकि टर्की के अंदर पहले कैलिफेट होती थी, ठीक है, जब वो ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। कैलिफेट के कहने पे ही जो इस्लाम से रिलेटेड जितने भी फतवे हैं वहाँ से जारी हुआ करते थे, उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाता था। बट कैलिफेट जब अबॉलिश होती है तो उसके बाद इस्लामिस्ट कंट्रीज के अंदर स्पेसिफिकली अब ऐसे जो व्यक्ति हैं जो कि अब टेररिज्म से एसोसिएटेड हैं वट एवर, है ना, वो अपनी खुद की कैलिफेट यहाँ पर फॉर द प्रेजेंस ऑफ पावर
पावर ऑल्सो, वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो वही सेम चीज इराक के अंदर करना चाह रहे थे वो। तो अब क्या होता है कि यूएसए एंड इराक की गवर्नमेंट मिलकर क्या करती है, जॉइंटली ऑपरेशंस को कैरी आउट करती है, जिस वजह से इराक के जो सॉइल के ऊपर यूएस की जो मिलिट्री है वो यहाँ पर आके रह रही है ना। एंड अकॉर्डिंग टू देयर पैक्ट इन 2024, तो वॉशिंगटन एंड इराक की गवर्नमेंट के बीच में फाइनली ये चीज को रियलाइज किया जाता है एंड माना गया कि बाय द एंड ऑफ 2025 वो इराक के अंदर से मेजरली निकल जाएंगे। बट जो कुर्दिस्तान रीजन है, कुर्दिश रीजन है, अब स्पेसिफिकली इन द एरिया ऑफ इराक, उसके अंदर से फुल विड्रॉल जो है वो बाय सितंबर 2026 करेंगे। तो अब यहाँ पर कंप्लीट विड्रॉल जो है थोड़ा अर्ली फेज में हो गया है, क्योंकि अब इराक एंड सीरिया की बात किया जा रहा है 2014 के अंदर से, अब उन्होंने धीरे धीरे करके उनको वाइप आउट करना शुरू कर दिया है। तो इस्लामिक स्टेट ग्रुप्स जो है कैलिफेट की वजह से उनको धीरे धीरे करके रिमूव करना शुरू किया। तो लोगों को मारा भी गया वहां पर जो इस तरीके से काम करना चाह रहे थे, इंसर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो जिहादिस्ट ग्रुप है उनको टेरिटोरियली डिफीट किया गया इराक के अंदर 2017 के अंदर एंड सीरिया के अंदर 2019 के अंदर, ठीक है। तो अभी वो फुली ऑपरेशनल यहाँ पर नहीं है, बट यूएस की तरफ से सपोर्ट उनको दी गई। अब क्या है कि वो ऑपरेट करते हैं, बट वो ऑपरेट करते हैं थ्रू स्लीपर सेल्स ओनली। तो अब ट्रूप्स की विड्रॉल के बाद, क्योंकि अब 2017 या 19 की अगर हम बात करें, 2017 के अंदर इराक के अंदर ये विड्रॉल की बात होगी, 17 के बाद अब 26 आगे, ठीक है, कि 9 साल तक उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी इराक के अंदर लेकर आए हैं वो। तो अभी भी ये जो काम है वो जारी रहेगा, बट अभी इराक की जो आप कह सकते हो मिलिट्री है, दे हैव बीन ट्रेन्ड इनफ कि वो खुद से इन सारी सिचुएशंस को संभाल सके। तो जो यूएस है वो विड्रॉ कर रहा है इराक से फाइनली, एंड जो एडवाइजर्स हैं रिमेनिंग इन द कंट्री ओनली। एडवाइजर्स जो रहेंगे, यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो एडवाइस करेंगे इन मुद्दों के ऊपर, वो जरूर यहाँ पर स्टे करेंगे, बट जो आप कह सकते हो आर्मी है, मिलिट्री है, वो टोटली वहां से रिसीड करने वाली है। तो इराकी फोर्सेस वर नाउ फुली केपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग द रीअपीयरेंस ऑफ आईएस इन इराक एंड इट्स इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो ये आपकी न्यूज थी। तो अब नेक्स्ट है कि बॉर्डर्स शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय टैंक्स और टेररिस्ट बट थ्रू नेगोशिएशंस। पोलिश फॉरेन मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है, दैट इज राडिस्लो सिरोस्की। उनका ये एक तरह से आप कह सकते हो कि इंटरव्यू है। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझो, पॉलिश फॉरेन मिनिस्टर है वो, ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी है। तो अब यहां पर एक और चीज देखो, प्रेसिडेंसीज के अंदर पोलैंड जो है वो भी करंटली इन्वॉल्व है, ठीक है। पोलैंड में साइप्रस, पोलैंड और डेनमार्क की ट्रायो फिलहाल संभाल रहा है, जिसके अंदर पोलैंड भी अभी इन्वॉल्व है। तभी उनकी स्टेटमेंट फिलहाल यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंडिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा वो प्रेसिडेंट तो यहाँ पर देखेंगे ही, है ना, बट जो यूरोपियन काउंसिल है वो भी इनके साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन में काम करेगी। तो उनका आप कह सकते हो 18 मंथ्स का जो एजेंडा है ना वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। तो वो 18 मंथ्स का प्लान क्या होगा, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है नहीं होता है, उसमें इनका जो रोल है वो इंपॉर्टेंटली एक मेजर या एडवाइस जो है इनकी वो मेजर रोल प्ले करने वाली है। तो अभी थोड़ी थोड़ी उन्होंने यहाँ पर बातें बोली हैं, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बस ऊपर ऊपर से ही, ठीक है, कि जो टैंक्स हैं या टेररिस्ट जो है उनके थ्रू यहाँ पर हम बॉर्डर्स को डिसाइड नहीं कर सकते या पावर डिसाइड नहीं कर सकते। पहले उन्होंने ये चीज बोली कि आप ये चीज को डिस्कस करो कि इंडिया एंड पोलैंड जो है क्लोजर अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में यहाँ पर हो सकती है। सिंस रशिया बीच में पिक्चर में आ रहा है तो ये चीज अच्छी नहीं मानी जा रही। बट उन्होंने इंडिया की सराहना इस बात पे इसलिए की है कि अब रशिया जो है उनके साथ ट्रेड, इंडिया ने बोला था हम धीरे धीरे कम करेंगे, ऑयल जो है रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं वो कम करेंगे, वो उन्होंने किया भी है। अब उन्होंने ये चीज को भी यहाँ पर जो है माना जरूर कि इंडिया जो है डेवलप कर रही है, प्लस अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी, यूएस के द्वारा भी, तो उनको भी तो कहीं और मार्केट ढूंढनी थी रशिया को भी। तो चीप यहाँ पर अवेलेबिलिटी की वजह से इंडिया अगर परचेज कर भी लेता है ऐसा ऑयल, जैसे उन्होंने पास्ट में किया भी है, तो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया अगर बीइंग खुद का नेशन जो डेवलप कर रहा है, सॉवरेन नेशन जो है डेवलपमेंट चाहता है, तो अगर उन्होंने यहाँ पे परचेज कर भी लिया तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट इनडायरेक्टली बस प्रॉब्लम ये नजर आती है हमें कि आप एक वॉर को फंड कर रहे हो, ठीक है। बट अभी धीरे धीरे करके जैसे आपने रशिया के साथ हमारा अपना जो ऑयल इंपोर्ट है वो कम कर दिया है, जो सराहनीय है, एंड आप ऑल्टरनेटिव्स को यहाँ पर ढूंढ रहे हो, हमारी आपने बात की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट की है, तो वी कुड कम टू अ कंक्लूजन जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, जिनकी पॉसिबिलिटी उन्होंने भी यहाँ पर बताई। सिंस 27 जनवरी को जो अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हमारा ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करता है यूरोपियन यूनियन के साथ, उसकी डेडलाइन है, उससे पहले पहले ही सिरोस्की भी ये चाहते हैं कि एक ऐसा एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसके ऊपर बात की जा सके। प्लस उन्होंने भी एक रिपीटेटिव पॉइंट यहाँ पर बोला जो कि पीयूष गोयल ने परसों या के आसपास के न्यूज़पेपर में भी बोला था कि दोनों यूरोपियन यूनियन की और इंडिया की मार्केट्स बिल्कुल डिफरेंस है, तो कोई कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर नजर नहीं आती। ये डिफरेंस की
वजह से दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है। यही चीज उन्होंने बोली कि जो यूरोपियन यूनियन है एंड स्पेसिफिकली पोलैंड की भी उन्होंने बात की कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ऐसे कम प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर दोनों के बीच में यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस नजर आती है, ठीक है। अदरवाइज मेजरली हमारे इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट्स आर एंटायरली डिफरेंट विद व्हाट इंडिया हैज टू ऑफर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस वजह से हम दोनों मिलकर यहाँ पर इक्वल फुटिंग पे काम कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि हम रशिया के साथ यहाँ पर अगर इंडिया सपोर्ट करता है इन एनी मीन्स ऑयल इंपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने शैडो फ्लीट को यहाँ पर सैंक्शन किया कि रशिया अगर आपको तेल भेजना भी चाहता है या कहीं पर भी ऑयल को अगर वो भेजना चाहता भी है तो वो पकड़ा ही जाएगा, सैंक्शन किया जाएगा उनको, है ना। तो उसके बारे में उन्होंने ये चीज बोली। बट ओवरऑल ये जो पोस्ट है, जो उनकी इंटरव्यू है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नजर आती है, सिमिलर ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट पीयूष गोयल सेड, ठीक है, ऑन यू कैन से 3 to 4 days बिफोर, है ना। तो वही सेम चीज पे उन्होंने बोला कि 27 जनवरी से पहले कि वो भी चाहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, ठीक है। सरोज की इसकी ये स्टेटमेंट थी। वेरस पीयूष गोयल ने कोई ऐसी स्पेसिफिक टाइमलाइन यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं की थी, बट उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं 27 जनवरी से पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि दोनों नेशंस का यहाँ पर या यूरोपियन यूनियन का और इंडिया का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है एंड इंडिया के लिए एक नई मार्केट खुल सकती है। देन सीरिया अनाउंसेस सीज फायर विद सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। तो सीरिया के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जो अब सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उनके साथ सीज फायर यहाँ पर ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुकी है फॉर द वेरी सेकंड टाइम, ठीक है। 2024 के अंदर भी हुई थी, 2025 में भी थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा था बट हो नहीं पाया था, 2026 के अंदर फाइनली अब ये हो चुका है कि फुल कंट्रोल ऑफ द कंट्री एंड डिसआर्मेंटलिंग द कुर्दिश लेड फोर्सेस। एसडीएफ जो है वो कुर्दिश लेड फोर्सेस ही है ना, दैट कंट्रोल द नॉर्थ ईस्ट फॉर ओवर डेकेड। तो उनकी तरफ से यहाँ पर बोला गया है, सरकार की तरफ से बोला गया कि हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम एरिया है जो अब सीरिया का वो हमारे अंडर कंट्रोल है एंड जो कुर्दिश फोर्सेस है इनकी हम डिसआर्मामेंट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो एक ये मेजर पुश मिला है गवर्नमेंट को टुवर्ड्स द ईस्टर्न रीजन के अंदर, जहाँ पर कुर्दिश जो एरिया है वहाँ पर ये जो लोग यहाँ पर रिजाइड कर रहे थे एंड उनकी ही आर्म्ड फोर्स थी ये, तो एक तरह से ब्रेक थ्रू यहाँ पर सीरिया की गवर्नमेंट को देखने को मिल रहा है। तो अब ये रिट्रीट किया है एसडीएफ ने अपने एरिया से इनिशियल क्लैशेस की वजह से टेंस फ्रंट लाइन वाले एरिया के अंदर, स्पेसिफिकली अलेपो प्रोविंस के अंदर, ठीक है। तो वो रीजन जो जहाँ पर अलेपो प्रोविंस मैंने बात बताई थी आपको स्पेसिफिकली कि वहां से आप कह सकते हो कि टर्की का जो बॉर्डर है बहुत पास लगता है स्पेसिफिकली, तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ वेपन्स जो है बहुत जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि टर्की ने भी इंटरवीन कर दिया था एंड हेल्प कहा था कि हम नहीं चाहते कुर्दिश रीजन वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा सस्टेन करें क्योंकि ये इन्फिल्ट्रेशन करते हैं बॉर्डर के क्रॉस, है ना। तो ये टेररिज्म को यहाँ पर बढ़ावा देने वाली बात हो जाएगी। तो अब ये फाइनली मुद्दा जो है खत्म हो गया है। दिसंबर 2024 के अंदर इनकी यहाँ पर बशर असाद जो है, इन्होंने जब यहाँ पर आप कह सकते हो कि नए लीडर उनके आए थे, उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफिकली सीज फायर को बोला था। अब उसकी उल्लंघन जो है दोनों साइड से हुआ तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू हुआ, तो ये मुद्दा वापस से शुरू हो जाता है, बट अब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो सीरिया जो है होपफुली अब आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा वापस स्टेबिलिटी नजर आएगी। देन इंडिया इन्वाइटेड टू ज्वाइन गाजा पीस बोर्ड। तो अब यहाँ पर मेजरली पॉइंट क्या है, बोर्ड ऑफ पीस जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाना है, क्योंकि सेकंड आप कह सकते हो कि जैसे पीस प्लान का 2.0 वर्जन जो है, 2.0 वर्जन भी नहीं मैं कहूँगी कि सेकंड स्टेप पे, सेकंड लेवल पे ये जो आप कह सकते हो प्रोसेस ऑफ दिस पीस पॉइंट प्लान जो है वो एग्जिस्ट कर चुका है ना। धीरे धीरे करके जो अब आर्मी है इसराइल की वो भी रिट्रीट करना शुरू कर चुकी है एंड एवरीथिंग। जो अब यहाँ पर हमारे पास सेफ जोन, बॉर्डर जोन जो बनेगा, जो पीस पैसेज वे के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए भी स्पेसिफिकली या डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं गाजा की, तो वहां पर एक पीस बोर्ड बनना जरूरी है, जिसके अंदर अब कौन स्पेसिफिकली जो स्टारमर है वो, जो कि ब्रिटिश पीएम है वो, एंड आप कह सकते हो डोनाल्ड ट्रंप है, एंड उसके अलावा टोनी ब्लेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा बाकी सारे जितने भी नेशंस हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि मुस्लिम नेशंस को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जो अब आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन की बात देने की बात की गई थी ट्रंप के द्वारा, कि आपस में म्यूचुअल सेटिंग के थ्रू गाजा की डेवलपमेंट आने वाले टाइम में उनको स्टेबल कैसे किया जाना है, वो अब पीस पॉइंट प्लान का जो है वो आइडिया था। तो उसी तरीके से इंडिया को भी अब इन्वाइट किया गया है। इनिशियली ये चीज बोली जा रही थी कि इंडिया को इन्वाइट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो हमें एक डेमोक्रेटिक नेशन की तरह या पीसफुल नेशन की तरह नहीं देख रहे थे, बट अभी जो है बिल्कुल ऑपोजिट ऐसे सिनेरियो हो चुका है। यूएस की तरफ से अगेन इन्विटेशन आया है इंडिया को, इंडिया की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स है, जवाब जरूर नहीं गया है, बट इंडिया के अलावा आप देखो तो जॉर्डन, ग्रीस, साइप्रस एंड पाकिस्तान को भी इन्विटेशन मिले हैं। तो मतलब आप ये देख लीजिए कि पहले तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यू कैन से कि पैक्स सिलिका, है ना, इंडिया को डिलेड इन्विटेशन मिला है। अभी दूसरी चीज पे गाजा पीस पॉइंट प्लान के लिए भी पीस बोर्ड का इंडिया को जब हिस्सा बनाना है, साइमल्टेनियसली आप पाकिस्तान को भी यहाँ पर इन्विटेशन भेज रहे हो, तो ये कुछ तो यूएसए की तरफ से आप कह सकते हो इंडिया और यूएस के जो स्ट्रेन्ड टाइज हैं उसको दिखाता है, दर्शाता है। देन यूएस इन्वेजन ऑफ ग्रीनलैंड वुड मेक पुतिन द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला कि हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ यहाँ पर आप कह सकते हो व्लादिमीर पुतिन होंगे इन एनी सिचुएशन जहां पर ग्रीनलैंड को लेकर
यूएसए अटैक करता है आइदर ऑन डेनमार्क और एनी अदर नेशन जो कि अब ग्रीनलैंड के यहाँ पर ग्रीनलैंड के या डेनमार्क के सपोर्ट में खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये अब नेटो के अंदर ही खुद से एक इंसर्जेंसी को, इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करेगा, जो कि एक वीक पॉइंट की तरह पोर्ट्रे होगा टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। एंड इसी का एडवांटेज जो है वो यूक्रेन के ऊपर या यूक्रेन के लिए यहाँ पर मॉस्को यानी कि रशिया ले लेगा। क्यों? क्योंकि अगर अब नेटो नेशन, एक नेटो नेशन दूसरे नेटो नेशन की टेरिटरी को सीड कर रहा है, इफ दैट इज जस्टिफाइड, तो रशिया एंड यूक्रेन पहले रशिया का ही पार्ट था, है ना, तो यूक्रेन के ऊपर एनेक्सेशन अगर रशिया करता है, दैट वुड ऑटोमेटिकली बी जस्टिफाइड। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पुतिन विल बी द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। Then budget and opportunity to fine tune crypto policy says industry players। तो अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर ना इंडिया के अंदर ट्रेड होता है बहुत ज़्यादा, तो अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर ना मेजरली आप देखो प्रॉब्लम इंडिया के अंदर क्या क्रिएट हो रही है कि जो क्रिप्टो के लिए स्पेसिफिकली जो लोग हैं इंडिया के, वो इंडिया के थ्रू या इंडियन अकाउंट्स के थ्रू यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर रहे। उसके पीछे का रीजन क्या है कि हर एक कोई भी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो की सेल एंड परचेज के लिए जब भी होती है तो उस पर 1% TDS हर एक व्यक्ति को देना पड़ता है, प्लस 30% जो है वो टैक्सेस उसके ऊपर लगते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इस वजह से जो लॉसेस हैं वो क्रिप्टो के अंदर जो डील कर रहे हैं, क्रिप्टो के ट्रेड से रिलेटेड है व्यक्ति, जो ट्रेडर्स हैं, वो अब इस लॉस को कवर नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, आइदर दे डोंट ट्रेड इन क्रिप्टो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या वो अगर ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में तो वो इंटरनेशनल मार्केट के अकाउंट्स के थ्रू यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, ताकि एक तो 1% TDS जो है वो बच जाए, प्लस जो 30% टैक्स है वो बच जाए, एंड लॉस जो है उसको कवर करने का एटलीस्ट यहाँ पर आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पर आपकी बेसिक न्यूज यही कह रही है कि जो बजट है वो पेश होने वाला है, प्लस सरकार का बजट सेशन भी शुरू होने वाला है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट है वहां पर अगर बजट सेशन के अंदर सरकार से यही गुहार लगाई जा रही है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंडिया को या सरकार को बहुत ज्यादा बूम मिल सकता है, सडनली लोग इंटरेस्टेड भी हैं यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, बस आपको TDS जो है उसको कम करना है, प्लस ये जो अब 30% टैक्स रेट है, अगर आप इसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हो तो सरकार की जो इनकम है वो बढ़ने के चांसेस आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा है कि एटलीस्ट आप लॉस के केस में यहाँ पर 30% टैक्स तो है वो तो लगाना कम कर दो, 30% के बजाय उसको कम कर सकते हो, या प्रॉफिट के केस में अगर 30% ही आपको देना है तो 70% जो प्रॉफिट है उसके बाद उसको टैक्स भी देना है उसके ऊपर, मल्टीपल चीजें, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है ना। ऑल्दो TDS के अंदर वो कवर हो जाता है, बट मल्टीपल पॉइंट्स पे उनको यहाँ पर पैसा भी देना पड़ता है, तो उनके पास पीछे क्या बचा, है ना। तो इसीलिए फॉर मेकिंग दीज ऑफर्स एक्साइटिंग इन द इंडियन मार्केट विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो करेंसी, वो चाह रहे हैं इंडस्ट्री प्लेयर्स जो है, दे आर सेइंग, वो गुहार लगा रहे हैं सरकार के सामने, आपका रेवेन्यू जो है वो टैक्स के थ्रू बढ़ सकता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर हम ये मेजर मार्केट को यहाँ पर खोल देते हैं। TDS का या टैक्स रेट जो है वो थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए। देन इंडियाज पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज पोस्ट 2701 करोड़ प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 सॉरी। तो अब यहाँ पर ना मेजरली ये चीज आपको बताई गई है कि इस साल 2024-25 के अंदर, ठीक है, 25-26 की बात नहीं अभी चल रही, 24-25 के अंदर 2701 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर जो डिस्कॉम सेक्टर है वो देखने को मिला। उसके पीछे के रीजन उन्होंने क्या क्या यहाँ पर बताए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। रीजन यही है कि स्टेट डिस्कॉम्स जो है उनके लॉसेस देखने को मिल रहे थे, जो कि 80% लॉस के अंदर चल रहे थे पिछले 3 साल के अंदर, बट अब वो प्रॉफिट में आ गए हैं। मेजर रीजन बीइंग कि अब जो सरकार है वो क्या कर रही है कि जो चोरी की जा रही थी बिजली की, है ना, जैसे हम बोलते हैं, हमारे तो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कुंडी डाल देते हैं, वो कुंडी डालने वाला प्रोसेस जो है सरकार ने कम कर दिया। मीटराइज्ड या जो मीटर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के उसको प्रॉपर से रीअसेस किया गया, जो लाइंस है उसको प्रॉपरली दोबारा से ले किया गया है सरकार के द्वारा। ये जो काम विद द हेल्प ऑफ द स्टेट डिस्कॉम्स दोबारा किया गया है, प्लस स्टेट डिस्कॉम्स की कई कई जगहों पे प्राइवेटाइजेशन भी की गई है, तो प्राइवेट कंपनीज जो है इन रिटर्न यहाँ पर चेक्स को भी ध्यान में रखती है। दूसरी चीज यहाँ पे ये बोली गई आपको कि जो सरकार है पहले वो क्या लेट पेमेंट के ऊपर लेट फी इतना ज्यादा चार्ज नहीं करती थी, बट अब लेट फीस जो है वो भी अगर अमाउंट उसका बढ़ा दिया जाए एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल बिल, तो लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइमली पेमेंट करना शुरू करेंगे। प्लस कई कई जगहों पे प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी का जो है कितने का अगर आपने अमाउंट भर दिया तो इतने यूनिट आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा अगर आप एक्सीड करते हो आपकी बिजली कम हो जाएगी। तो रिचार्ज सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर कई कई जगहों पे अलाउ किया गया है ना। तो ये जो टेक्निकल इनएफिशिएंसीज पहले एग्जिस्ट करती थी डिस्कॉम सेक्टर्स के अंदर, उसको यहाँ पर काफी हद तक सरकार ने कम किया है, जिस वजह से जो आइदर लॉसेज हुआ करते थे वो प्रॉफिट यहाँ पर स्टेट डिस्कॉम्स या इलेक्ट्रिसिटी के केसेस में अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट्स को देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार के लिए एक बहुत बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्लस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2026 के अंदर भी टेबल किया जाना है, उसके अकॉर्डिंगली जो अपवर्ड प्रॉफिटेबिलिटी है उसको यहाँ पर सरकार और ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करना चाहेगी। प्लस अब तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी सरकार यहाँ पर रिलाई कर रही है। एंड इसके अंदर एडिशनल पॉइंट्स भी आप और ऐड कर सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो सोलर पैनल्स हैं, है ना, हर घर सूर्य बिजली मुफ्त योजना जो है सरकार की, है ना, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो जो कि इसके अंदर नहीं दी गई है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो सोलर ग्रिड्स है, ठीक है, जो सोलर जो आप कह सकते हो पैनल्स हैं हर एक के घर के रूफ टॉप पे मोस्टली अब लगे
फ्री हुए हैं, उससे भी क्या सरकार के ग्रिड में डायरेक्टली यहाँ पर सोलर की जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है वो हो रही है ना, उससे हमारे पास सप्लाई भी थोड़ी एग्जिस्ट कर जाती है एक्स्ट्रा, है ना। तो उस वजह से भी आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत फायदा जो है वो लोगों को भी हुआ, सरकार को भी हुआ, तो ये प्रॉफिट अर्निंग के अंदर उसका भी रोल थोड़ा बहुत देखने को तो मिल ही यहाँ पर रहा है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी की रिलायंस की वजह से भी ये चीज प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ स्टेट डिस्कॉम्स को या पावर डिस्कॉम्स को लेकर जा सकती है। देन हमारे पास फाउंडेशन बैचेस फॉर 2026-2027 फॉर यूपीएससी एंड आप कह सकते हो कि यूपीएससी के अंदर ही ऑप्शनल्स के लिए या जीएस के लिए अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी कोर्स को यहाँ पर परचेज करना है, विजिट करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे, तो www.sleepyclasses.com पर जाकर आप कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे जाकर भी देख सकते हैं, कोर्सेज के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। प्लस जिनका यूपीएससी का इस बार को 2026 का अटेम्प्ट है, तो प्रीलिम्स के लिए हमारा लास्ट बैच फॉर क्रैश शुरू हो चुका है, तो उसका एक ओरिएंटेशन लेक्चर है आज। ओरिएंटेशन लेक्चर जो है दैट विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड ये लेक्चर होगा लाइव, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि इस बैच का पार्ट है भी या नहीं भी है, एंड अगर वो लाइव इंटरेक्शन यहाँ पर शेखर सर के साथ डायरेक्टली ओरिएंटेशन सेशन के लिए करना चाहता है, तो आपको करना क्या है, या तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर टीम जो है डायरेक्टली बता देगी। प्लस अगर आपको इस ओरिएंटेशन सेशन का पार्ट बना, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर के थ्रू भी इसको अप्रोच कर सकते हो। तो आपको जो भी डाउट होता है लाइव सेशन के अंदर, आप यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग सर से डायरेक्टली यहाँ पर पूछ सकते हो, कम्युनिकेट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आता है, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, नहीं पसंद आता है तो फिर आप फ्री इनिशिएटिव्स के थ्रू एंड अदर मेजर्स के थ्रू भी अपना प्रिपरेशन जो है वो ऑनगोइंग रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस एज वेल एज यूपी पीसीएस के बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। सेम टोल फ्री नंबर है, सेम वेबसाइट है, वहां पर भी आप जाकर कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच। एंड कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज डाउट रेजोल्यूशन वाले आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पोस्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू टेक योर डाउट एज अर्ली एज पॉसिबल, बट अगर आपको यहाँ पर डिटेल चीजें चाहिए होती है, थोड़ा सा आपको वेट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर काम निकालने की कोशिश मैं और ज़्यादा करूंगी। आप अपने डाउट्स को आते रहने दीजिए, ठीक है। तो ये डाउट्स जो है इस न्यूज़पेपर के एनालिसिस से हो सकते हैं, कोई और न्यूज़पेपर का एनालिसिस अगर आप चाहते हो कि आपको मैं बताऊं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, क्या आपका डाउट आ रहा है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहना या सीखते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में, क्योंकि स्किल की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर है ही है, काम को लेकर भी, कोई भी काम हो, है ना। प्लस उसके अलावा आपको एक्चुअली में यहाँ पर पता होना चाहिए कि उसकी एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो डाउट्स आते रहने चाहिए, एंड क्या आप चेंजेस यहाँ पर चाहते हो, क्या चाहते हो कि एडिशनली इंपॉर्टेंटली चीज़ों को मैं और ज़्यादा डिस्कस करूँ, आप मुझे वो भी बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।